बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे आज क्या जंग का ख़तरा टल गया या इसके बादल अभी तक मंडला रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के अगर मामले को देखें तो पाकिस्तान सिफारती सतह पर भरपूर कोशिश कर रहा है कि अपना मौक़िफ़ इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुँचाए। और इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा, चाइना के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इस हफ़्ते पाकिस्तान के दौरे किए। ना सिर्फ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की बल्कि पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली अमन की कोशिशों को भी सराहा। तमाम ममालिक ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जंग मसले का हल नहीं, सिर्फ अमन मसले का हल है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से तो भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह अमन की बात करे, किसी तरह भारत हमारे साथ मुज़ाकरात करे। नई दिल्ली में जो करतारपुरा कॉरिडोर के हवाले से मुज़ाकरात होने थे, अब वो अटारी में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, हम अटारी में बात कर लेंगे। 28 मार्च को भारतीय वक्त ने पाकिस्तान का दौरा करना है। देखते हैं क्या इससे कोई बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग निकलेगी। क्या हम देखेंगे कि पाक भारत जो ताल्लुकात हैं वो किसी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मल होने लगे हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे और पाकिस्तान की सिफारती पॉलिसी को भी एनालाइज करेंगे कि सफारती महाज पर क्या कुछ हमें कामयाबी इस टेंशन के दौरान हासिल हुई हैं। क्या दुनिया अब हमारा मौक़िफ़ सुन रही है? क्या दुनिया को पता है कि पाकिस्तान जवाब देने की सलाहियत रखता है? क्या न्यूक्लियर वॉर का ख़दशा जो है पूरी दुनिया को है, जिसकी वजह से दुनिया अब मीडिएट करना चाहती है? दुनिया चाहती है कि वो पाक भारत टेंशन को जो ये एस्केलेशन हो गई है इसको डी एस्केलेट करे। और कब तक ये हालात जो है मौजूदा जो हालात हैं, टेंशन बनी हुई है, ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे? इसका आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, खुलकर इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नईम सिद्दीकी साहब मौजूद होंगे स्टूडियो में, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इसके साथ साथ हुमायूं गौहर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, ये भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। साथ हमारी कोशिश है लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें और उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानें। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, सेनेटर भी हैं। पहले नईम सिद्दीकी साहब से शुरू करते हैं। और नईम सिद्दीकी साहब, सर आप क्या समझते हैं कि क्या जंग के बादल अभी तक मंडला रहे हैं या मुकम्मल तरीके से जो अमन की बात की जाती है वो कब तक आएगा? थैंक यू वेरी मच कंबर ज़ैदी साहब। देखिए, ये बात तो तय होगी कि पाकिस्तान को जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं पाकिस्तान की, उन्होंने पहले डिटेक्ट कर लिया कि पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक होने वाला है। और पाकिस्तान ने ये प्रीएम्प्ट किया और उनको बताया कि अगर पाकिस्तान की तरफ आपने किसी किस्म की रिटेलिएशन या एडवेंचर करने की कोशिश की तो हम उसका भरपूर सख्ती से जवाब देंगे। उसका मुजाहरा आपने ये देखा कि पहले जब उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया तो सेकंड टाइम जब पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ने उनके 2 जहाज़ गिराए, जो कि उनकी साइड पे गिरा और इनकी साइड पे गिरा। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि पाकिस्तान ने उनकी इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो डेस्टिनेशन थी वो भी लॉक की। अब वो मिलिट्री जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा बता सकते हैं कि उसमें इंडिया को किस किस्म का थ्रेट हुआ, या उनको हमारी कैपेबिलिटी का चूँकि पहले से अंदाज़ा था और इस बात का भी उनका अंदाज़ा हुआ कि हमने जो शरारत की है उसका खमियाजा हमें बुरी तरह भुगतना पड़ा। और वो एक एरिया था जहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है एज हुआ इंडिया पे, इस लिहाज से कि जो दुनिया का इंटरनेशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो पाकिस्तान की फेवर में आ गया। लेकिन अभी कल भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग के बादल जो है वो भी मंडला रहे हैं और अभी तक जंग का ख़तरा पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि दोनों साइड से उस तरह की नेगोशिएशन हो नहीं रही और अभी बॉर्डर पे टेंशन जो है ना कायम है। अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो एयरफील्ड हैं वो अभी भी उन्होंने कल 3 बजे तक जो खोलनी थी, आज कल 3 बजे तक उन्होंने बंद कर दी। अब बात आपने जो सवाल पूछा है कि क्या ख़तरा अभी बाकी है, बिल्कुल, क्योंकि मोदी की जो जहनीत है और जो बेसिकली जो बीजेपी का जो मोटिव ही ये है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर को मुद्दा डाल के, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई काम करके, पाकिस्तान को किसी न किसी मामले में घसीट के अपनी जो वोट बैंक है उसकी वो अपनी तरफ उनको रगब किया जाए और हम पाकिस्तान के बेस पे, पाकिस्तान की मुखालफत और हिंदुत्व की बेस के ऊपर हम इलेक्शन जीतें। तो वो तो चीज़ अपनी जगह कायम है। ख़तरा तो मैं नहीं समझता कि अभी टला है। और दूसरी बात यह है कि दोनों एटॉमिक पावर हैं और कन्वेंशनल वारफेयर जो है ना आजकल दुनिया में आप देखें कहीं भी, चाहे अफ़गानिस्तान में 17 साल अमेरिका ने जंग लड़ी है,
वियतनाम में अमेरिका ने 18 साल जंग लड़ी है, इराक़ को देख लें, फ़लस्तीन को देख लें, शाम को देख लें, कहीं पे भी किसी ने किसी को फतह नहीं किया। तो ये एक बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है और मैं समझता हूँ कि इस मौके पे इंडिया को होश के नाखुन लेने चाहिए और उनको कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान ने हमेशा इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम अमन करना चाहते हैं। और 70 साल से कश्मीर में जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, जिस तरह वहाँ पे निहत्ते कश्मीरियों का कत्ल हो रहा है, बेवा वहाँ औरतों की असमत दरी हो रही है और हज़ारों ख़वातीन वहाँ बेवा हो गई हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद कश्मीरियों की जो हक़ खुद अराजियत का जो उनका हक़ है अभी तक इंडिया ने उनको नहीं दिया। UN की रेजोल्यूशन जो हैं वो तकरीबन 14 रेजोल्यूशन हैं जो इनकी फेवर में हैं और ख़ुद नेहरू जो है वो रेजोल्यूशन लेके यूनाइटेड नेशन में गए और यूनाइटेड नेशन कहा कि आप प्लेबिसाइट का इनको राइट दें, उसके बाद वो बैकआउट कर गए। तो पाकिस्तान शुरू से ही 1948 से की वार देख लें, 65 की देख लें, 71 की देख लें और अभी भी जो छोटी मोटी जो हमारी उनके साथ वो शरारतें करते रहते हैं और पाकिस्तान उसके बावजूद इंतहाई ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहरा करता चला आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया के पास जो असला है वो भी नकारा है और उनके पास जो उनके MiG-21 है वो भी। ठीक है सर, असले पे बात होगी, हुमायूं गौहर की तरफ चलते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमें ज्वाइन किया। सर मुझे ये बताएं कि क्या जंग का ख़तरा मुकम्मल तौर पर टल गया है या ये जो बादल मंडला रहे हैं जंग के, ये कब तक छट जाएंगे सर? देखिए मैं आपको बताऊं, अल्फाज ज़रा अहमियत होती है उनकी। मुकम्मल तौर पे कब छटेगा? कभी छटता ही नहीं है। ये नहीं छटा, अभी भी नहीं छटा और अगर मोदी फिर इलेक्ट हो गया तो ये 5 साल और चलता रहेगा। जब तक मोदी उधर है जंग का ख़तरा है, चाहे वो जितनी देर है। इस तरह के पागल कम आते हैं। ये छोटा हिटलर आ गया वहाँ और वो समझते मैं पता नहीं क्या कर लूँगा, आखिर में तो ये हारेगा बहुत बुरी तरह, मगर इतना नुकसान करके हारेगा ना, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, अपने आप को और फिर बाकी दुनिया को। ठीक है ना, दुनिया में जब ये बादल छाएगा न्यूक्लियर वॉर का, जो फॉल आउट होता है ना, वो क्या बला होती है उसको, रेडिएशन का क्लाउड, उससे एक तो होती है न्यूक्लियर विंटर, हर जगह बर्फ़ पड़ने लग जाएगी, आपकी ज़राअत का भट्टा बैठ जाएगा, कुछ खाने के लिए नहीं होगा, हर जगह भूख होगी। तो देखिए ये सारी दुनिया इसलिए घबराई हुई है। मगर आप जैसे भी हवाला दिया था सिद्दीकी साहब ने, वो न्यूयॉर्क टाइम्स कोई इतना बड़ा नहीं है कोई कि जैसे कोई माउंट ओलंपस से किसने बोल दिया, मगर वो भी ये समझ रहे हैं कि खतरा नहीं टला है, मोदी साहब का खतरा नहीं टला, बिकॉज पागलपन का तो कुछ नहीं आप कर सकते। हुमायूं साहब देखें, मोदी साहब की जितने दिन अब रह गए हैं, थोड़े से दिन रह गए हैं, अगर उसके बाद इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में बीजेपी हार जाती है और कोई और रहनुमा आ जाता है मोदी साहब की जगह, तो हम क्या देखेंगे? क्या अमन की तरफ हम लोग जाएंगे फिर? देखिए आपके मुंह में घी शक्कर, अगर वो हार गए और एक और रहनुमा आ गया, हम बिल्कुल उस तरफ जाएंगे। लेकिन जितना इस तरह के बेवकूफ़ नहीं आते, तो वो जो भी होगा वो कम बेवकूफ़ होगा, मगर वो अकल की बात करेगा। मगर मुझे अभी इलेक्शन होते हुए देखिए अभी भी बड़े खदशात हैं। मोदी तो चाहेगा कि इलेक्शन किसी ना किसी बहाने मुलतवी हो जाए, इंटरिम गवर्नमेंट बन जाए, उसी की चलाई हुई हो, कुछ ऐसी चीज़ हो कि जिससे इसका इलेक्शन ना हो। ये भी हो सकता है। मगर अगर ये खुदा ना खास्ता हो गया इलेक्शन और जीत गया ये, फिर तो खैर दुनिया को अपनी खैर मनानी चाहिए और मेरे ख्याल में पूरी कोशिश करनी चाहिए हिंदुस्तान को बिलखुसूस अपने फ़ायदे के लिए कि ये इलेक्ट फिर ना हो, बीजेपी ही इलेक्ट ना हो। ऐसी पार्टियां होनी नहीं चाहिए। मेरा मतलब अब नाज़ी पार्टी खड़ी हो जाए जर्मनी में, कोई उसको तस्लीम करेगा? बर्दाश्त नहीं करेंगे वो लोग। तो ये भी नाज़ी पार्टी और क्या है। सर अब आवाज़ें तो उठना शुरू हो गई हैं, उनकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी कह रही हैं कि पुलवामा हमले को पॉलिटिसाइज़ ना करें, आप फ़ौजियों की लाशों पर ना खेलें, अपनी सियासत ना चमकाएं। यानी अब इंडिया के अंदर से भी ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और इंडिया के लोग वैसे तो सेकुलर स्टेट अपने आप को इंडिया कहता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया जितनी जहारियत करता है, कश्मीर के हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, तो डू यू थिंक कि अब लोगों का रुझान जो है ज़रा चेंज होगा? नहीं, रुझान चेंज होगा। सेकुलर स्टेट का हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए ये जो पुलवामा का हमला हुआ है ना, ये कोई हादसा नहीं था। ये तो मुझे यकीन है इंडिया ने खुद करवाया है, जिसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं।
जवाब पैदा करने के लिए कि पाकिस्तान के साथ लाफड़ा हो, हम दिखाएं कि हमने स्ट्राइक कर दिया है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है जौन से भी कहते हैं, फर्स्ट स्ट्राइक, और वो हम मैं इलेक्शन जीत जाऊँ, वो इसको वापस उल्टा पड़ गया है। तो ये इन्होंने खुद कराया है, मुझे इसका यकीन है एक ना एक दिन ये बात चाहे 100 साल के बाद निकले यही पता चलेगी। जैसे लोगों को 9/11 का भी यही शक है ना, बहुत लोगों को, अमेरिकनों को भी, तो ये होता है, ये भी हिटलर ने शुरू किया था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं और उनसे जानेंगे। सेनेटर साहब, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ। सर, हमें बताइएगा कि क्या बैकडोर डिप्लोमेसी काम आई है हमारे, जो अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका के चैनल के थ्रू हमने बैकडोर डिप्लोमेसी किया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जितने जंग के हालात बन गए थे, जितना जंगी जनून तारी हो गया था भारत पे, अब उसमें कंपैरेटिवली कमी नज़र आ रही है। या देखिए, ये तो बात ठीक है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने राइट एट द आउटसेट, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी बैलेंस्ड किस्म के बयानात दिए, और हमने ये जो है ना जिंगोइज्म और चेस्ट थम्पिंग और ये वार मोंगरिंग, ये इससे इज्तनाब किया, बिकॉज वेरी राइटली इमरान खान ने ये सोचा और पूरी कौम ये सोचती है कि जंगों से मसाइल हल नहीं होते। और आई थिंक उनके उस स्टेटमेंट को मुल्क के अंदर भी, पार्लियामेंट में भी और मुल्क के बाहर भी लोगों ने अप्रिशिएट किया। और हम तो ये सिर्फ, लेकिन एक जिंदा कौम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप रात के अंधेरे में दाखिल होके उसके इलाके में बमबारी करें और कहें हम बंदे मार के जा रहे हैं। तो ये तो फिर देयर इज नो क्वेश्चन कि रिस्पॉन्ड न करें। तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और बिफिटिंग मैनर में किया। देखें, पाकिस्तान की कौम को और पाकिस्तान की फौज को, ये हिंदुस्तान में चूंकि एक हकारत का समा है ना, और वहां वो कहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, पता नहीं क्या हैं, फौज इनकी रोग है, तो एक इंप्रेशन बनाए हुए है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये दुनिया की चंद बेहतरीन फाइटिंग मशीन्स में से है, वार हार्डन्ड हैं, इनका बेस्ट सेलर है, आउटस्टैंडिंग फ्लायर है, हमारा पायलट है, और इसी तरह सोल्जर का कोई नेमल बदल नहीं है। मैं खुद वार वेटरन हूँ और खुद आर्मी का बंदा हूँ और मुझे पता है। right, और ऑनेस्टली ये जो है, और इन्होंने अंडर एस्टिमेट करके उस हल्ले गुल्ले में आके जहाज अंदर भेज दिए। और सेकंड टाइम उनको ये जब ये पता चला कि जब इन्होंने कहा कि हम अपने टारगेट खुद चुनेंगे और हम आपको सरप्राइज करेंगे, तो उन्होंने रियली सरप्राइज किया। फिर उस पर बौखला गए कि ये कैसे हो सकता है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके और आगे आए, तो मुंह की खानी पड़ी। लिटरली सेंस के अंदर इनकी जो है ना ईगो, वो खाक में मिल गई। आपको याद होगा कि 1962 में इन्होंने पंगा लिया था चीन के साथ। उन्होंने इतने जूते मारे और डंडे मारे, ये भाग भाग के पीछे से चीनियों ने बुला के कहा कि हम नहीं आ रहे, आप रुक जाएं। इतना लंबा विड्रॉल था इनका 1962 में। और अभी ये 71 के अंदर चूंकि इन्होंने बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की, पॉपुलेशन हमारे खिलाफ वहां थी, मुक्ति बानी इन्होंने लॉन्च किए हुए थे, तो उससे ये एनकरेज हुए हैं कि शायद ये हर जगह के ऊपर हम ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ना भूटान है, ना नेपाल है जहां हम सर्जिकल स्ट्राइक कर लेंगे, ना श्रीलंका है जहां आपने तामिल्स के पीछे लगे रहे। आपने हमारे मुल्क में भी इन्होंने ना अपने तौर के ऊपर ये कुलभूषण की शक्ल में बहुत से ऐसे दरिंदे भेजे हुए थे जिन्होंने खुद एडमिट किया कि हम मैरान बेस पे। जनरल साहब, अगर मोदी जी दोबारा सिलेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर क्या किया जाए? फिर तो ये टेंशन मेरे ख्याल से मजीद बढ़ेगी। मसला ये है कि एक तो मोदी इसको हार्ट रखेगा, बैटल ग्राउंड को, एलओसी को, टिल इज इलेक्शंस। और ये जो नारे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा तबका तो हिंदू है ना, और हिंदुओं में भी रेडिकल हिंदूज जो हैं उनको इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ की जी 1000 साल इन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की है, फिर अंग्रेजों ने हुकूमत की है, ये तो इनको पहला मौका मिला है। तो ये उस नफरत का इजहार के लिए वोट इसने लिए पिछले। और अभी मोदी की क्या क्वालिफिकेशन, आप सोचें कि इनके ऊपर बैन था वीजे का कि आप अमेरिका या यूरोप में नहीं जा सकते। गुजरात के अंदर लोगों को जिंदा जलाया, आज तक इसने माफी नहीं मांगी, पूरी दुनिया जानती है। तो एक मतलब है रेडिकल हिंदू जो इंतहा पसंद है, उसके हाथ में वहां बागडोर है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये ऐसे ही है जैसे बांदर के हाथ में, वो कहते हैं ना, उस तरह आने वाली बात है। और दैट इज वाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये ब्लंडर हिटलर ने किए थे। और इनकी जो बीजेपी है
उसकी बेसिक फिलॉसफी ये 20th सेंचुरी में 20s के अंदर इन्होंने मैसोलिनी और इनसे ली थी। हिटलर, एडोल्फ हिटलर इनका जो है वो एक मेंटर था, और उसकी ऊपर चल के तो इन्होंने, और ये आरएसएस की एक जैली अदारा है ये जो बीजेपी है, और उसके ऊपर तो आई टेल यू कि इसमें हमें बड़ा एहतियात बड़ा जरूरी है। हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी करनी है, बट एट द सेम टाइम मिलिटरीली हर लिहाज से हर किसी किस्म के इनके इनिशिएटिव को आगे काउंटर करने के लिए हम तैयार हैं और इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। जनरल साहब, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा। नाज़रीन, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम ये नईम सिद्दीकी साहब से सवाल करेंगे, क्या अमेरिका का क्रेडिट बनता है? ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की जा रही है और शाह महमूद कुरैशी ने भी माइक पॉम्पियो का शुक्रिया अदा किया है, क्या अमेरिका का वाकई क्रेडिट बनता है, या फिर हमारा डिफेंस इतना मजबूत था कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद भारत की हिम्मत नहीं हुई दोबारा टेंशन क्रिएट करने की? प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाक भारत कशीदगी पर बात हो रही है और हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, जिनसे हम जान रहे हैं मौजूदा सूरत हाल पर उनका तज्ज़िया ले रहे हैं। नईम सिद्दीकी साहब से पूछूंगा, सर क्या अमेरिका का वाकई क्रेडिट बनता है? बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से कह रहे हैं कि बहुत सारी जो मसले थे वो हल हुए हैं, और आपको पता एक मिसाइल अटैक भी जिसका खदशा था और वो ख़बरों की जीनत भी बना कि इसराइल के साथ मिलके एक अटैक लॉन्च किया था, इंडिया करना चाह रहा था इंडिया, तो क्या ये अमेरिका की वजह से रुका है? देखिए जी, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस शेयरिंग थी उसमें पाकिस्तान को पता चल गया था कि अटैक होने वाला है, और ये भी पता चल गया था कि कौन कौन से मुल्क मिल के ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के, जैसे भी जनरल साहब ने बताया कि उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान का डिफेंस कितना मजबूत है। पाकिस्तानी फ़ौजी को तो लड़ने के लिए कोई तैयारी की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे तो फ़ौजी 30 साल से हालत जंग में हैं, उनको तो पोजीशन चेंज करनी है। वो वेस्टर्न बॉर्डर पे अगर अपना शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ या इंतहा पसंदों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये टेररिस्ट अगेंस्ट द टेररिज्म लड़ रहे हैं, तो उन्होंने तो वहाँ से स्विच करना है, उन्होंने ईस्टर्न बॉर्डर पे आ जाना है, उनको तो कोई इसमें इशू नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी फ़ौज हर दम तैयार है, और अमेरिका को इस बात का पता है, और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने फ़ोन किया है, जो बात की है। देखें, अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से अब अफगानिस्तान से निकल जाए, क्योंकि उनको अपनी कौम की तरफ से अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा अपोजिशन है कि आप जहाँ भी गए हो दुनिया में, आप कहीं जंग जीत के नहीं आए, खून खराबी करके आए हो। और अफगानिस्तान में 18 साल हो गए हैं। आप मुझे बताएं 18 साल में अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या अचीव किया? कुछ भी नहीं। अब ये टाइम आ गया था जहाँ पे तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। आप देखें, कल अमेरिकन जनरल ने भी ये बात कही है कि अब हम कोई बातचीत करें, और उन्हें पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। उन्होंने कहा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सीइंग समथिंग इज़ हैपनिंग। पाकिस्तान अमन के लिए कुछ कर रहा है, और उसमें ताउन भी कर रहा है, और हर किस्म की शेयरिंग भी कर रहा है। तो पाकिस्तान का जो इस वक्त किरदार है, मैं समझता हूँ उसको वेस्ट ने भी और चाइना ने भी और हमारे दोस्त ममालिक ने भी सराहा है कि पाकिस्तान सीरियस है। और अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने के लिए अगर किसी दुनिया में दूसरी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के बगैर वो अफगानिस्तान में, अब ये बात साबित हो गई है, इसको दुनिया में इस्टेब्लिश हो गया है कि अफगानिस्तान में अगर अमन कायम हो सकता है तो उसमें पाकिस्तान कायम कर सकता है। पाकिस्तान को अगर ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, और अगर ये अफगानिस्तान के बॉर्डरों पे 7 सफारत खाने खुले होंगे जो हर वक्त जहाँ राग के और मुसाद के और इसराइल के एजेंट बैठे होंगे और पाकिस्तान को तंग करते रहेंगे, तो इस तरह तो अमन कायम नहीं हो सकता। तो अमेरिका को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयर करिए और पाकिस्तान के साथ खड़ा हो और आके कहे कि जी हम आपके साथ हैं। और इस तरह नहीं कि आप हल्के अल्फाज में पाकिस्तान की तारीफ़ करें, उनको चाहिए खुल के तारीफ़ करें और ये कहें कि इंडिया ने जारियत की है। इंडिया का जो एग्रेशन था वो जारियत, और कश्मीर में भी जो इतने सालों से वो कर रहे हैं। और जैसे अभी जनरल साहब ने कहा कि हम भूटान, नेपाल या श्रीलंका नहीं है या बांग्लादेश नहीं है,
बांग्लादेश में अगर हमें प्रॉब्लम हुआ, बांग्लादेश अलहदा हुआ, तो जंगी हालात की वजह से नहीं हुआ था। हुमायूं कौर साहब, आपसे पूछूंगा, एक बॉर्डर पे हमारे साथ तालिबान के मुज़ाकरात चल रहे हैं, अफगानिस्तान में हमारी फोर्सेस इंगेज थी, वहाँ पे बाड़ भी लगाने का काम जारी था, फिर हम देखते हैं कि इंडिया के साथ हमारे हालात कशीदा हो गए, वहाँ पे हम इंगेज हो गए। तो अमेरिका को शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा वाज़ेह और क्लियर मैसेज दिया था कि देखें, हम आपके मुज़ाकरात में आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं और हम इस लेवल पे अगर यहाँ पे इंगेज हो गए इंडिया के साथ तो वहाँ आपकी पोजीशन मुतासर होगी, आप जो चाह रहे हैं वो काम मुश्किल हो जाएगा। क्या ये वजह बनी? क्योंकि हम देखते हैं कि मुल्कों के आपस में जो ताल्लुकात होते हैं वो मफादात पर मबनी होते हैं, कि अमेरिका ने इंटरवीन किया। देखिए, बात यह है कि ये इतनी सिंपल चीज़ें नहीं होती कि एक कोई चीज़ है जो वजह बन जाती, बिल्कुल ज़रूर होगी ये एक, मगर और भी बड़ी वजूहत होती है। मैंने आपको बताया ना, न्यूक्लियर वॉर जो है उससे ही सब डरेंगे, बिकॉज नुकसान सबको होगा, वो एक वजह है। तीसरी वजह क्या है कि उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान से बच निकलने की, और उनको हमें इस तरफ नहीं करना था। मोदी के तो हाथ से निकल गया ना, उसने तो सोचा ही नहीं। देखिए, इस वक्त आप अपना कंप्यूटर खोल के ना सर्च में जाएं और उधर पूछे कि नंबर 1 क्रिमिनल दुनिया का कौन है, हर सर्च इंजन आपको नरेंद्र मोदी का नाम देगा, नंबर 1 क्रिमिनल। और ये पाकिस्तान के सर्च में, गूगल तो पाकिस्तान का नहीं है ना, वो भी आपको यही बताएगा। ये ऐसे ही तो नहीं ना कि इसको वीज़ा नहीं देता था अमेरिका। अब उस आदमी के हम हत्थे चढ़ गए हैं, ये कोई मजाक बात नहीं है। लेकिन जब एक आदमी क्रिमिनल होता है ना, उसकी सिर्फ कुर्तूतें क्रिमिनल नहीं होती, उसकी ज़हनियत, उसकी सोच क्रिमिनल होती है, मुजरमाना होती है। तो ये तो कभी सीधा सोच ही नहीं सकता। तो पोम्पियो साहब ने अगर मदद की है इसमें, अपने फ़ायदा भी उसमें देख रहे हैं ज़रूर, जैसे सब देखते हैं, हम भी देखते हैं। मगर जो सालिस होता है ना, जो आपकी इस तरह मदद कर देता है, उसका हमेशा इनकार नहीं करना चाहिए, जो हमने नहीं किया। वो तो शाह महमूद ने कह ही दिया था, ऐलान कर दिया कि इन्होंने हमारी मदद कर दी। तो सालिस की हमेशा तारीफ करनी चाहिए। ठीक सर। जनरल साहब, आप मुझे बताइएगा कि ये जो सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका दौरा पाकिस्तान में, और उस हवाले क्या पैगाम लाए होंगे वली अहद का? और दूसरी बात ये भी बताइएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है मौजूदा हालात में कि टेंशन कम हो। क्या आप ये समझते हैं कि अमेरिका एले भी है सऊदी अरब का, उसकी वजह से उसका पैगाम लेके सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो हैं पाकिस्तान आए हैं? देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बड़े हिस्टोरिक हैं, और म्यूचुअली एक दूसरे की ज़रूरत भी है। हमने उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट किया हुआ है कि उनकी सिक्योरिटी को जब भी ख़तरा होगा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा, और उन्होंने भी हमें हर मुश्किल वक्त में फाइनेंशियल मदद भी दी है। कश्मीर के मसले के ऊपर भी हमेशा साथ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है उनका। मेरे ख्याल में उनकी जो नेगोशिएशन है वो अमेरिका से ज्यादा इंडिया के साथ भी, चूंकि उनकी अभी बाइलैटरल ट्रेड है, बिल्कुल, और बहुत सा वो ऑयल वगैरह उनको सप्लाई करते हैं, और उनके साथ उनके ताल्लुकात, अभी रिसेंटली भी क्राउन प्रिंस ने वहां भी विजिट किया, इन्वेस्टमेंट की बात की। तो आई थिंक वो मीडिएट करना चाहते हैं, लेकिन मीडिएशन जो है ना, वो नरेंद्र मोदी जैसे लीडर को सूट नहीं करती, जिसने जरूर टेंशन क्रिएट करनी है। जनरल साहब, इधर एक सवाल, ये रशिया ने भी मीडिएट की ऑफर की थी, और वो हालांकि पाकिस्तान को पता है कि रशिया के बेहतर ताल्लुकात हैं, रशिया असला फरोख्त करता है भारत को, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी माना कि मीडिएट अगर रशिया कर रहा है तो हम तैयार हैं। वजीर खारजा ने कौमी असम्बली में कहा, लेकिन दूसरी जानिब भारत तो बात करने के लिए इस टाइम बिल्कुल तैयार नहीं है, चाहे वो रशिया हो चाहे वो सऊदी अरब हो। उसकी वजह बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, उसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर मीडिएटर आ जाएगा दरमियान में, तो वो तो कहेगा वो कि यूएन के रेजोल्यूशन सामने रखें, कश्मीर की हिस्ट्री देखेगा, कश्मीर को विजिट कर कहेगा कि जी वहां तो लोगों के साथ ये जुल्म हो रहा है, आपके ड्राकोनियन लॉज हैं, वो यूनाइटेड नेशन के जो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट्स की जो रिसेंट रिपोर्ट है जून 2018 की सामने रख लेगा। इसके बाद वो देखेगा कि जी उन्होंने तो कहा फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजें, वो तो इस नतीजे पे पहुंचेगा मीडिएटर कि साउथ एशिया में अगर कोई फ्लैश पॉइंट है
तो वो ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी से हमारी कोई दुश्मनी है या उसकी पाकिस्तान से दुश्मनी है, मसला कश्मीर का है, तो उस कश्मीर के मसले की तरफ वो जाएगा तो ये इंडिया को नापसंद है। वो नहीं चाहते किसी तरीके से भी कोई, दैट इज वाई वो कहते हैं ना रूस मीडिएट करे, ना अमेरिका करे, ना तीसरा करे, बिकॉज उनके पास जवाब नहीं है इन एट्रोसिटीज का जो वो कमिट करते हैं। और उनके अंदर अभी तो इंडिया के अंदर भी जो आवाजें उठ रही हैं ना, वो भी सारी, अभी मैं आज ये पढ़ रहा था, एक उन्होंने लिखा है, एक आर्टिकल आया है ब्लूमबर्ग के अंदर, और उसके अंदर भी उन्होंने जो है उसमें यही लिखा गया है कि जी ये आर्म चेयर जनरल्स जो हैं ये अमेरिका को, ये 6 मार्च का ब्लूमबर्ग में आए हुए, ये अमेरिका को, इसको इंडिया को ट्रबल की तरफ लेके जा रहे हैं, मुश्किलात की तरफ धकेल रहे हैं। ये नारे मार रहे हैं कि लड़ाई करो, सबक सिखा दो पाकिस्तान को, और ये नहीं समझते कि पाकिस्तान एक ऑर्डिनरी स्मॉल मुल्क नहीं है। दरअसल मसला जो है ना नरेंद्र मोदी का, वो ये है कि पहली बात तो ये है कि उसने हिंद अथवा की पॉलिसी इंडिया में चलाई, वो उसको नाकामी हुई चूंकि 5 स्टेट में इलेक्शन हार गए। दुनिया ने समझना, इंडियंस ने समझना शुरू किया कि ये तो हमें हिंदू इंडिया बना रहे हैं, हम तो सेकुलर एक बिगर इंडिया जो कि बैनुल अक़वामी उस पे आएगा। फिर उसने अपग्रेड की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और कश्मीर के अंदर एट्रोसिटीज वो बैकफायर की, वो उसका नतीजा सुसाइडल अटैक में निकला। ये सुसाइडल अटैक या तो फिर उनका है, या फिर इन्होंने, जैसे हुमायूं गौर साहब कह रहे थे, इसने अपनी चाल चल के उनको लगा के तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, अदरवाइज तो कोई तुक नहीं है कि पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब हम अपने तिनके चुन के आशियाने को सीधा कर रहे हैं और हम अपनी एक रिफॉर्म के सिस्टम में तो हम करेंगे। फिर इसको अफगानिस्तान के अमन में टोटली ये आउट हैं, इन्होंने वहां $2.5-3 बिलियन खर्च किए हुए हैं, और अगर तालिबान आ जाते हैं और इनके नेगोशिएशन में भी ये शामिल नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी इनके लिए परेशानी है। और उनको पता है कि पाकिस्तान CPEC को चला रहा है, ये CPEC आगे चल गया तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी लाइमलाइट में, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, चाइना ने किया, सऊदी अरेबिया ने किया, तो ये तो हमें राइट ऑफ करके बैठे होते हैं ना, तो इनको ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होती। लेकिन हमें मुसम्मम इरादे के साथ, पहली बात है इंटरनल यूनिटी, नंबर 2 ये जो एक्शंस ले रहे हैं, ये हम सिर्फ इंडिया के कहने के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा, ये जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन क्रैकडाउन जो चल रहा है, इसके अंदर नेशनल एक्शन प्लान भी चल रहा है, इसके अंदर UN के रेजोल्यूशंस पे भी कुछ डिमांड है, इसके अंदर FATF की रिक्वायरमेंट भी है, और उसके अंदर अगर इन्होंने डोजियर में कोई नाम लिखे हैं तो वो भी हम ड्यूटी बाउंड है कि हम उन लोगों को खंगालें और देखें कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल खोखला इनका डोजियर है, जिसके अंदर इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम अपने इनोसेंट लोगों को तख्तेदार पे तो नहीं लटका सकते। इंटीरियर ने तो साफ वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं लेकिन सबूत फराहम नहीं किए हैं। इल्ज़ाम की बुनियाद पे हमने प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पर क्रैकडाउन करके, जो उनका भाई है और बेटा है जैश मोहम्मद के सरबराह का, उनको तो पकड़ लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक सबूत नहीं मिलेंगे तो आगे केस किस तरह चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ब्रेक के बाद ये सवाल लेते हैं, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद और फिर हम इसी सवाल पे गुफ्तगू करें। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम को आगे मज़ीद बढ़ाएंगे और गुफ्तगू करेंगे कि अब हम अपने घर को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे अपने घर में मुस्बत तब्दीली है, और इसीलिए देख रहे हैं कि कल अदम तंजीमों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है और मुताद्दिद लोग जो हैं सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तहवील में, उनसे पूछकर जारी है। नईम सिद्दीकी साहब से पूछूंगा, सर क्या अब इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा मौक़िफ़ मानने को तैयार होगी? जो बार बार कहा जाता था, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से मुतालबा किया जाता था कार्रवाइयों का, पाकिस्तान एक्शन ले रहा है? वो लेकिन जी पाकिस्तान बिल्कुल एक्शन ले रहा है, और ये अभी जो FATF का मामला है जो अभी जनरल साहब भी बात कर रहे थे, देखिए पाकिस्तान ने इस पर काफ़ी कंट्रोल किया है, और पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर तो कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसमें पाकिस्तान ने बहुत कामयाबी हासिल की है। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान से कोई पैसा उस तरह बाहर जाता है जैसा कि बांग्लादेश और इंडिया और दूसरे ममालिक से जाता है। लेकिन जो बेसिक चीज़ देखने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान जो है एक एटॉमिक पावर है,
और ये एक जो है ना आंख में खटकता है पूरी दुनिया को, और कि क्यों पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। और दूसरा ऊपर से बेहतरी इस वक्त ये हुई है कि माशी तौर पे हमारी जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, जैसे हम टर्की वालों के साथ, मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, और सबसे बढ़ के आप देखिए चाइना के साथ। अब चाइना जब हमारे साथ एक सी पैक के एक मंसूबे में शामिल होते हैं तो ये कोई बाईलैटरल ट्रेड नहीं है, ये मल्टीलैटरल है, बल्कि इट इज़ द ट्रेड ऑफ द होल वर्ल्ड, बल्कि मैं कहूँगा इट इज़ द ट्रेड ऑफ द होल सेंचुरी। अब दुनिया में देखें पावर का शिफ्ट हो रहा है। पावर का शिफ्ट क्या है? इकोनॉमिक शिफ्ट ऑफ पावर। इकोनॉमिक शिफ्ट ऑफ पावर, इकोनॉमिक शिफ्ट ऑफ पावर देखें, पहले अर्ली 18th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में इट वाज विद द यूरोप, देन इट वेंट टू अमेरिका, देन इट इज नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड दिस एरिया बिकॉज ऑफ द वेरी बिग कंज्यूमर बेस ऑफ एशिया पैसिफिक। अब यहाँ पे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सब ममालिक को देखें, ये इनका बहुत बड़ा एक तो कंज्यूमर अपना बेस है, दूसरा चाइना ने इतनी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है कि उनको अपनी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भेजने के लिए अलायंस चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, पार्टनर चाहिए। और दैट इज़ वाई कि सी पैक इज़ वन ऑफ द BRI जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक वन पोर्शन है, और यहाँ से आपकी एक्सेस मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक हो जाती है। अब ये चीज़ आप मुझे बताएं कि इंडिया को कैसे हज़म हो सकती है? उसने वे सार्क में 2016 से लेके अब तक उसने सार्क की जो पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस ड्यू थी वो नहीं होनी थी, उसने बिमटेक बना लिया, पाकिस्तान को सार्क से अलग कर, बल्कि उसकी तो कोशिश है सार्क टूट जाए। डू यू थिंक ये खारजा पॉलिसी हमारी बड़ी कामयाब तरीके से चल रही है? इट्स गुड। देखिए पहले 5 साल बदकिस्मती हमारी रही जो भी है कि हमारा कोई फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं थी, हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, हमारी कोई खारजा पॉलिसी उस तरह इफेक्टिव नहीं थी। लेकिन अभी आप देखें एट द फेस ऑफ इट पिछले 7 महीने में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी दौरे किए, और इन मुल्कों से, जो मुल्कों के साथ हमारे कोल्ड रिलेशन थे, मतलब UAE की मिसाल आपके सामने है, उनके साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशन थे, वो भी आए, इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरब ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, फिर टर्की ने बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है, मलेशिया पाकिस्तान के साथ अभी 23 मार्च को उनके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी काविश है, और मैं समझता हूँ कि अगर अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाता है तो पाकिस्तान एक ऐसी जियोपॉलिटिकल लोकेशन है कि यहाँ से आपको रशिया करना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ से आपको रशिया, देखिए ना अफगानिस्तान एक ट्रांजिट है ना टुवर्ड सेंट्रल एशिया एंड देन द रशिया, और इधर से आपको पूरा मिडिल ईस्ट मिलता है, अफ्रीका में। तो पाकिस्तान किसी ना किसी फॉर्म में अपना कोई ना कोई रोल हमेशा अदा करता रहेगा। और पर्टिकुलरली हुमायूं गौर साहब, सर बताइएगा कि खारजा पॉलिसी कैसी देखते हैं पाकिस्तान की? क्या तब्दीलियों की हमें ज़रूरत है, या अभी तक जो मौजूदा टेंशन में हमारी खारजा पॉलिसी रही है उसको किस तरह एनालाइज करते हैं आप? देखिए, आपकी खारजा पॉलिसी अभी जिसको कहते हैं ना अमल में आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व कर रही है, तो और अच्छा इवॉल्व कर रही है। आपके वज़ीर ख़ारजा अच्छे भले आदमी हैं, तजर्बाकार आदमी है, तो इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आपकी जो सेक्रेटरी हैं फॉरेन अफेयर्स की, तमीना जंजुआ, इनकी भी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी, मगर अब वो रिटायर करने वाली हैं, तो उनको कोई अच्छे शख्स को वहाँ लगाना चाहिए। ये सीनियरिटी में नहीं जाना चाहिए, मेरिट पे जाना चाहिए, जिसकी बात इमरान खान साहब भी करते रहते हैं। मेरिट को आप सीनियरिटी की नज़र ना कर दें। इसी तरह आपको अपनी जितने ये सफारत खाने हैं उनको कम्प्लीटली रीफैशन करना पड़ेगा, उनके मकासद कि भाई तुमने पाकिस्तान का ये नैरेटिव है, इसको तुमने प्रमोट करना है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होगी तो तुमने बिजनेस लानी है, तिजारत और इन्वेस्टमेंट दोनों, ये तुमने काम करना है। और पाकिस्तान का कश्मीर में जो नैरेटिव है उसको प्रमोट करो, बाकी जो हमारे हैं वो करो। अभी ये इस तरह करना है। ये तो जाके वहाँ नौकरियाँ ले लेते हैं कि जी बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिल जाएगा, बीवी का इलाज हो जाएगा, मैं पैसे थोड़े जमा कर लूँगा। इस तरह के हमें डिप्लोमेट नहीं चाहिए। बहुत सारे हमारे अच्छे डिप्लोमेट हैं, उनको तलाश करें। ये जो आप नॉन प्रोफेशनल्स को लगा देते हैं, सफ़ीर और फलानी चीज़, ये देखिए बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। तो ये इस तरह की हमें तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी। अगर फॉरेन पॉलिसी हमारी अभी अच्छी है, इवॉल्व हो रही है, आपका मिनिस्टर अच्छा है, आपकी सेक्रेटरी खातून जो है वो बहुत अच्छी हैं, तो हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास अच्छे हैं। देखिए ना, ये जो सियासी पार्टी से आते हैं मिनिस्टर, पार्लियामेंट में से जो आते हैं, ये मोस्टली तो देखिए माफ़ करिएगा मगर ये इतने अच्छे लोग नहीं होते।
मतलब जहाँ तक काबिलियत की ताल्लुक है। तो जहाँ आप, और ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है फॉरेन अफेयर्स, तो आपको मिल गया उसका। लेकिन आपको आज दिन तक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मिला पार्लियामेंट से। तो आपको ये सारी चीज़ें सोच के करनी पड़ेंगी कि अब आपको गिने चुने चंद लोग रह गए हैं, उनको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस वक्त फॉरेन पॉलिसी भी ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। जल साहब, मुझे ये बताइएगा कि करतारपुरा कॉरिडोर के हवाले से जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इसमें क्या ग्राउंड ब्रेकिंग मुतवक्के है? 28 को पाकिस्तान भी आएगा भारतीय वक्फ, और अब जो पाकिस्तानी वक्फ भारत जा रहा है, कोई इसमें पॉजिटिव आउटकम हो सकता है मुज़ाकरात के हवाले से? देखें, मैं नहीं समझता कि स्पेशली जब मोदी के इलेक्शंस हैं और चंद हफ्ते रह गए हैं और उसने सारा बैंक ही इस पे, उसने पूरा सब कुछ उस दाव पे लगाया हुआ है, अपनी हार जीत जो है, तो इसलिए इसमें कोई ब्रेक थ्रू होगा। बिकॉज करतारपुरा का वो भी जो खोला है उसके ऊपर सिख तो खुश हैं, लेकिन जो इंडियन ये हिंदू हैं ये तो खुश नहीं है। बिकॉज ये चाहते हैं कि चूंकि सिखों की वैसे भी एक हमदर्दी की फीलिंग है पाकिस्तान के लिए, और वो समझते हैं कि उनके बहुत से ऐसे मकामात जो कि उनकी इबादतगाहें हैं, उनके रूहानी पेशवा भी इधर हैं, और रूहानी पेशवा भी इधर है, और पाकिस्तान का एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है। यानी ये तो सिख हैं, सिखों के साथ तो वैसे ही इवन हिंदू भी जब इधर आते हैं तो हमारी तो अल्लाह का करम है, मुसलमान जो हैं उनकी तो खून के अंदर हॉस्पिटैलिटी, और पाकिस्तानी खसूसन जो लोग हैं हम तो उनको हाथों पे उठाए रखते हैं हर जगह के ऊपर। वेरी नाइसली सर, बहुत अच्छी तरह से हम हाथों पे उठाते हैं और उनको लगाते हैं, और ये हमारे अपनी तरबियत और हमारे ईमान का ये हिस्सा है कि आप लोगों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो यहूदियों को भी साथ मिला के, और एक दफा एक मुसलमान और यहूदी का कोई झगड़ा पड़ गया तो उन्होंने मुसलमान के खिलाफ फैसला दिया चूंकि यहूदी राइट था। तो देखिए, हम तो इंसानियत को देखते हैं। ये जो है ना, ये नैरो माइंडेड हिंदू कल्चर जो मोदी ने अभी कल्टीवेट किया है, इसने नफरतों में इजाफा किया है। तो इनको ये करतारपुर भी सीने में चुभता है कि ये इन्होंने क्या कर दिया, क्यों खोल रहे हैं, चूंकि इनके वोट हैं, उधर से उन वोटों को इन्होंने लेना है, तो इसलिए ये मुलाकात वागा में करेंगे, उधर करेंगे, इधर करेंगे। ये इनको शुक्रिया पाकिस्तान का अदा करना चाहिए कि आप तो हर मकाम पे पाकिस्तान के खिलाफ आप प्रॉक्सी जंग भी करते हैं, आप कुलभूषण को भी लॉन्च करते हैं, आप BLA को भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपने हमारी एयर बेसिस पे हमले कराए, GHQ पे हमले कराए, येट पाकिस्तान एक एटीट्यूड पॉजिटिव लेके आगे आता है। तो ये चीज है, लेकिन ये मोदी जैसे लोग जब तक वो वहां हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपके ताल्लुकात किसी लिहाज से, बिकॉज वो उनको सूट नहीं करते, वरना वो अपने इक्तदार से जाते हैं। नफरत, हकारत, पाकिस्तान बैशिंग, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, ये वहां अच्छा बिकता है, तो दैट इज वाई ये इसी की दुकान वो लगाते हैं। ऐसे ही है। हुमायूं गौर साहब की तरफ आता हूं। हुमायूं गौर साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान बतौर लीडर क्या उभरे हैं मुश्किल हालात में? हम देखते हैं कि जो शख्स अच्छे तरीके से टैकल करना जानता है, जो उस टेंशन को डिफ्यूज करने के हवाले से काम करता है, और इसके साथ साथ अब जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनको सराह रही है, तो आप समझते हैं कि इमरान खान को एक कुशन भी मिला है? जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं वो अब एक पेज पे हैं, और इमरान खान में खुद भी इतने गट्स हैं कि वो उनकी पर्सनैलिटी एक इंटरनेशनल लीडर के तौर पर उभरी है। देखिए, उनकी पर्सनैलिटी वो लीडर से ज़्यादा बड़े हैं, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो तो हर दूसरा आदमी बन सकता है। वो एक बहुत बड़े स्टेट्समैन, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी स्टेट्समैन निकल रहे हैं, जिसमें बहुत दानिश होती है, जिसमें हिकमत होती है। ये वो बन के भी उभर रहे हैं, और मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह इनको कामयाब करे और आगे इनको लेके जाए, इसलिए पाकिस्तान की भी उसमें इज्जत है। सर, और स्टेट्समैन वो होता है जो तारीख का रुख बदल देता है अपने फैसलों से। हुमायूं साहब, यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या इमरान खान को इस चीज़ का एज हासिल है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस एक पेज पे हैं, इस वजह से बहुत अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं सिफारती महाज पे भी हम प्ले कर रहे हैं, और इंटरनली भी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, क्रैकडाउन की बात की जाए या मुख्तलिफ चीज़ों की बात की जाए, तो हम एक पेज पे हैं? क्या इमरान खान को ये एज हासिल है? इससे पहले हमने देखा हुकूमतों को अगर इंटरनली क्रैकडाउन की बात की जाए तो हम देखते थे कि एक पेज पे हमें नजर नहीं आते थे।
नहीं आते थे, उसकी वजूहत और थी, सियासी थी बहुत हद तक। लेकिन ये जो आप कहते हैं ना कि एक पेज पे आ गए, एज हासिल हो गई, बाबा ये को आसमान से तो नहीं गिरती, ना आपको कोई प्लेट पे देता है, आप खुद अपनी एज बनाते हैं। ये इमरान ने एज बनाई है, इसने फौजियों में एतमाद पैदा किया है। उनको ये फीलिंग हो रही है कि यार ये पहली बार हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर आया है जो हुब्बुल वतन है, जिस पे टोटल भरोसा कर सकते हैं। ये करप्ट आदमी नहीं है, करप्ट आदमी तो आपका मुफाद बेच देगा कल जाके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आसमान से नहीं गिरा एज, ये इन्होंने बनाया है एज। और ये जो कर रहे हैं, इनको अल्लाह करे ये दोनों एक ही पेज पे रहें, अल्लाह करे कि जो नया आर्मी चीफ आएगा वो भी बाजवा साहब जितना अच्छा हो, ज़्यादा अच्छा हो, और ये इस तरह हम चलते जाएं। आप देखिएगा इस जैसी हुकूमतों को या हुकूमत को 10 साल भी मिल गए तो पाकिस्तान को रोक कोई नहीं सकता, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। इंडिया को इसका बहुत ज़्यादा फिक्र है। करतारपुर का करके इन्होंने इंडिया को बुरा दिखा दिया कि देखो यार इन लोगों में कितनी हमदर्दी है, ये तो बड़ा मॉडरेट किस्म के लोग हैं। और ये अब आपने मुज़ाकरात करने हैं, वो बाबा अतारी में करें, वाघा पे करें, मेरी तरफ से मरीख पे करें, मुज़ाकरात करें। मेन चीज़ ये है कि बात करना शुरू करें। वो इतनी आसानी से जनरल साहब ने कहा नहीं करेंगे, बिकॉज उसमें तो सारा उसका एजेंडा ही ख़राब हो जाता है। मोदी की आइडियोलॉजी, नज़रिया तबाह हो जाता है कि जी हमारे पाकिस्तान से बात कर रहे हैं और इसमें से अच्छा फ़ैसला निकल आ, ये करेगा नहीं इतनी आसानी से। इसलिए जनरल साहब ने वही बात कर दी जो मैंने पहले की थी कि मोदी जब तक है तो आप किसी भलाई का तवक्को ना रखें। जब तक मोदी है किसी भलाई की तवक्को ना रखें। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमल में आ रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक अच्छे स्टेटमैन के तौर पर उभरे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। वेरी पॉजिटिव आउटकम्स, हमारे तज्ज़ियाकार ये तमाम बातें कह रहे थे और उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो होगी पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसी होगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहे, हमारा जो मौक़िफ़ है उसको सुना भी जाए और उसकी तायीद भी हर जगह से आए। इसी नोट के साथ कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।